श्रोताओं, कोविड-19 विशेष जागरूकता कार्यक्रम में आप सभी को पंकज मेश्राम का नमस्कार। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फोन लाइन पर बात की है भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के निदेशक श्री भरत भास्कर साहब से। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे सर कि हम सभी लोग ये देख रहे हैं कि हाल के वर्षों में मैनेजमेंट या कहें प्रबंधन के प्रति युवाओं की बढ़ती रुचि का आप किस प्रकार अंदाजा लगाना चाहेंगे कि उनकी रुचि के इस तरफ बढ़ने का क्या मुख्य कारण हो सकता है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैनेजमेंट या प्रबंधन के क्षेत्र में युवाओं की रुचि बढ़ रही है। वो युवा आज का बहुत ही सजग है। युवा आज विश्व के स्तर पर क्या हो रहा है उसके अनुसार अपनी रुचि उत्पन्न करता है। जैसा आप देख रहे हैं कि विश्व की इकोनॉमी में आज कोविड काल को छोड़ दें तो एक नई तरह का बदलाव है कि जहां हम सारा विश्व मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी पर सेंटर था, आधारित था, उसकी जगह वो सर्विस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। सर्विस इकोनॉमी के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगारों का सृजन हो रहा है। भारतवर्ष में भी पिछले कुछ वर्षों में ऐसा ही हुआ है कि सर्विस इकोनॉमी की ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से ज्यादा तेज रही है। सर्विस इकोनॉमी में प्रबंधकों की आवश्यकता या प्रबंधन क्षेत्र से ट्रेंड लोगों की आवश्यकता ज्यादा होती है। कि अगर इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाएं तो मैन्युफैक्चरिंग में जहां 10% लोग मैनेजर प्रबंधन के क्षेत्र के होते हैं और 90% लोग कामगार होते हैं, फील्ड में काम करने वाले होते हैं, परंतु सर्विस के क्षेत्र में 40 से 50% लोग प्रबंधन क्षेत्र के होते हैं। इसलिए वो भी भविष्य देख रहे हैं कि प्रबंधन के क्षेत्र में ज्यादा आवश्यकता लोगों की है। पिछले 5 वर्ष में सारे विश्व की एक चिंता थी कि चीन एक ऐसा देश बन गया है कि सारे विश्व की मैन्युफैक्चरिंग चीन पर आधारित है। तो सारा विश्व के यूरोपीय देश और जितने भी आयातक देश हैं वो सब ये कोशिश कर रहे थे कि उनका निर्यात जो किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग जहां से की जाए, वो कई देशों पर आधारित। उसके लोग कई देशों की तरफ अपना ध्यान लगाए हुए थे कि चीन केंद्रित न रहकर, चीन भी एक केंद्र रहे लेकिन उसके अतिरिक्त कई और केंद्र बने जहां से विश्व की मैन्युफैक्चरिंग की भरपाई की जाए। भारत का भी उसमें एक प्रमुख स्थान है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का कुछ हिस्सा भी हमारे देश में ट्रांसफर होता है जो चाइना में आधारित मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रबंधन के क्षेत्र के जॉब और भी तेजी से बढ़ेंगे। ये भी एक युवा देख रहे हैं कि ऐसा होने की आशंका है, संभावनाएं बहुत अधिक हैं। उसको देखते हुए युवाओं ने भी प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी रुचि बढ़ाई है और ये देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी हमारे प्रबंधन के ट्रेंड युवाओं के रोजगार के अवसर मिलेंगे और इकोनॉमी उतनी ही ग्रो होगी जितना मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में हम पैदा कर सकेंगे। अगर मानव संसाधन की कमी आई तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रोकती है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात बहुत लंबे समय से ये कमी महसूस की जा रही थी कि उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थाएं हमारे राज्य में हो ताकि यहां के जो प्रतिभाशाली युवा हैं वो उसका लाभ उठा सकें। हम आपके जरिए ये जानना चाहेंगे सर कि आईआईएम जैसी संस्था, भारतीय प्रबंधन संस्था के रायपुर में आने से खास तौर पे यहाँ के युवाओं को किस तरह से फायदा मिलने की उम्मीद है, और हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि 2010 में इस संस्था की नींव पड़ी, उसके बाद से आप किस प्रकार का परिदृश्य देख पा रहे हैं? देखिए, 2010 में जब इस संस्था की नींव पड़ी और जैसा इस संस्था का विकास हुआ है
वो अपने आप में राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो एक बहुत ही सराहनीय विकास हुआ है पिछले 10 वर्षों में। पिछले 10 वर्षों में हमने जहां इस संस्थान को सिर्फ 60 छात्रों से, एक्चुअली 45 छात्रों से शुरू किया था, आज हम 260 छात्रों को यहाँ पर पढ़ाने में सक्षम हो चुके हैं। 260 का इंटेक, और इसके अलावा हम पीएचडी के छात्र भी यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं जो अन्य विद्यालयों में जाकर प्रबंधन की शिक्षा के अध्यापक बन रहे हैं। इसका जो बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है छत्तीसगढ़ के युवाओं पर, या और जो हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ना चाहिए, कि एक एस्पायरेशन उनकी बढ़ी है। क्योंकि भारतीय प्रबंध संस्थान जैसे संस्थान पहले अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता जैसे, लखनऊ जैसे शहरों में ही होते थे, जिसका सीधे प्रभाव वो नाम से तो सुनते थे, लेकिन वहां पर किस तरह प्रक्रिया होती है, किस तरह की पढ़ाई होती है, और एक अपने से बहुत दूर के संस्थान लगते थे। संस्थान के प्रदेश में आने में युवा प्रतिभाओं के ऊपर उसका पॉजिटिव प्रभाव या मन में एक इच्छा जागृत जरूर हुई, जिसके कारण उनको एक एस्पायरेशन जागी कि हम भी आईआईएम से प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि पहले सालों से 2010 से 2020 या 19 के एडमिशन तक हम देखें तो लगातार छत्तीसगढ़ के छात्रों की हमारे यहाँ बढ़ोतरी हुई है। हम ऑल इंडिया संस्थान है, हमारी एडमिशन प्रक्रिया टाइड अप है सारी आईआईएम के साथ, इसलिए छात्र हमको चुनते हैं। लेकिन पहले टोटल छत्तीसगढ़ के छात्र ही इतने कम होते थे और उनको छत्तीसगढ़ के आसपास इतनी दूर के अहमदाबाद और बेंगलोर से समझ नहीं आती, तो यहाँ के छात्र बहुत कम परीक्षा में ही अपने को एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल करते थे। तो एक तो शामिल करने वालों की संख्या काफी बढ़ गई। दूसरा, उसके द्वारा जो आउटपुट आ रहा है, आज हमारे यहाँ हर प्रदेश से शायद सबसे ज्यादा जिस प्रदेश के हैं उसके 12 या 13% छात्र हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ से भी हम शायद 8% छात्र हमारे संस्थान में छत्तीसगढ़ के ही हैं। तो ये कहाँ हम 1% भी नहीं थे, 2 या 4 छात्र पहले बैच में होते थे और आज हम 8% पर पहुंच गए हैं। जी जी जी। श्रोताओं, भरत भास्कर साहब से हमारी ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त कार्यक्रम को दरकार है एक गीत की। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे, हर माह हमारे पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कहते किसी से दिल बंध रहा है, किस अजनबी से
महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन। श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं IIM रायपुर के डायरेक्टर भरत भास्कर साहब। सर, कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि यहाँ की जो क्षमता है वो कैसी है, खास तौर पे फैकल्टी सीट्स के स्तर पर और जो सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ देश के हर कोने से प्रतिभावान बच्चा पढ़ने के लिए आता है। जब से हम अपने परिसर में आए हैं तो कुल मिलाकर जब हमारे पास टोटल पूरे PhD और अन्य कार्यक्रमों को मिलाकर जहां हमारे पास सिर्फ करीब 300 छात्रों की क्षमता थी, आज हम करीब 600 छात्रों की क्षमता पर पहुंचे हैं, और जबकि हम 2018 में ही इस परिसर में आए हैं। तो नए परिसर में आने में हमारे कहते हैं नए पंखों के साथ उड़ान मिल गई है। उस उड़ान के साथ हमने 2 वर्षों में ही अपनी क्षमता को 2 गुने के करीब पहुंचा दिया। दूसरा, हमारी फैकल्टी की क्षमता जी। तो इस विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शुरू में जरूर हमें मुश्किलें थी, कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अहमदाबाद और बेंगलोर और उससे अच्छी है, लेकिन युवा प्रतिभा के साथ हम उनसे कम नहीं है। हमारे पास युवा प्रतिभा है, अभी उनको एस्टैब्लिश होने में, अपने आप को स्थापित करने में और अपने मानक बनाने में देश में समय लगेगा, क्योंकि उनका काम अभी जारी है और शुरुआत है। लेकिन इस समय सिर्फ हमारे पास आने वाली फैकल्टी IIT, IIM और विदेशों के ही पढ़े हुए लोग हैं। चाहे वो जिस प्रदेश से हो, प्रतिभा के प्रति हमारा बहुत बड़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि जो प्रतिभा आती है वही संस्थान बनाती है। अगर हमें 5 अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे तो 500 युवाओं को बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी और देश का बहुत तेजी से विकास होगा। इसलिए हमारी ग्रोथ शुरू में तो स्लो थी, लेकिन आज हमारे पास स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो के हिसाब से देखें तो जैसा मैंने बोला कि हम 260 इनटेक पर गए हैं, लेकिन हम करीब 32 फैकल्टी मेंबर्स पर भी पहुंच चुके हैं। हर युवा का ये सपना होता है कि वो ऊंची से ऊंची तालीम हासिल करें। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रवेश के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसा आपने सवाल पूछा, आज के युवा श्रोताओं के लिए ये एक अत्यधिक उपयोगी जानकारी होगी जी कि हमारी प्रवेश प्रक्रिया करीब 1 साल में पूरी होती है या 6 महीने में पूरी होती है, और ये प्रक्रिया का एडवर्टीजमेंट कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से आता है, जो सारे IIM का एक कॉमन एडमिशन टेस्ट है। इसको पॉपुलरली कैट कहते हैं। जो किसी भी कॉमन व्यक्ति से पूछेंगे तो बोलेंगे कैट का एग्जाम है जी। तो अपने आप में उसकी ब्रांडिंग हो गई है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट के एग्जाम की जी। और इसका एडवर्टीजमेंट करीब अगस्त के महीने तक आ जाता है। इस साल मैं नहीं कह सकता कोविड के कारण क्या स्थिति रहेगी, लेकिन अगस्त के महीने तक आ जाता है, और सितंबर का महीना पीक महीना होता है एडमिशन के फॉर्म भरने की प्रक्रिया का। नवंबर के महीने में कई सेंटरों पर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। पहले तो फिजिकल एग्जाम होते थे कॉलेजेस में जाकर, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, लेकिन वो सेंटर्स पर जाकर ऑनलाइन सेंटर्स पर होते हैं। अच्छा। तो एक रिटन एग्जाम होता है, और वो एग्जाम सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो उसे किसी भी विषय में ग्रेजुएट करने वाला ले सकता है, चाहे वो BA किन्हीं विषयों में कर रहा हो, चाहे वो BSc कर रहा हो, चाहे वो अन्य और इवन प्रोफेशनल डिग्री जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये इस तरह की भी डिग्रियां MBBS हैं, ये सब रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो इनमें ये लोग भी उस परीक्षा को ले सकते हैं। इसका स्तर जो है, हम कहते हैं गणित का स्तर जो होता है वो करीब हाई स्कूल या 12th-11th का स्तर होता है, क्योंकि वहीं तक ऐसा माना जाता है कि गणित का स्तर कॉमन होगा। और बाकी लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक क्षमता
और एनालिटिकल एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी का टेस्ट है। ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये सब्जेक्ट विषय का टेस्ट नहीं है, ये आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट है जी। उस एप्टीट्यूड के टेस्ट का रिजल्ट भी ऑनलाइन होने के कारण दिसंबर के महीने में ही आ जाता है और लोगों को अपनी अपनी मार्कशीट मिल जाती है। इसके बाद हमारी दूसरी स्टेज की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जो पुराने IIM है उनकी अपनी प्रक्रिया है। हम जो 2010 के IIM हैं और उसके बाद खुले IIM हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और उसका एक इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर होता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन एडमिशन प्रोसेस। वो तो कॉमन एडमिशन टेस्ट था, ये कॉमन एडमिशन प्रोसेस है, कैट। इस प्रक्रिया में हम सब IIM एक साथ शॉर्टलिस्टिंग करते हैं और उनको इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन वगैरह के लिए बुलाते हैं। तो नॉर्मली जिस क्षेत्र, जिस एरिया का रहने वाला है, उसी क्षेत्र में जाकर वो इंटरव्यू देते हैं, जिससे छात्रों के लिए सुगम हो जाए। और उस इंटरव्यू का रिजल्ट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग IIM के पास होता है और उसके बाद जो एक CD या एक डेटा बेस तैयार होता है जिसमें कैट का रिजल्ट और कॉमन एडमिशन प्रोसेस के द्वारा होने वाले ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का रिजल्ट एक साथ हमको मिल जाता है। हमारा मापदंड हम लोग अगस्त या सितंबर के महीने पर वेबसाइट पे डाल देते हैं कि एडमिशन के मापदंड में क्या क्या पैरामीटर्स होंगे। जैसे कैट की प्रक्रिया जो इंटरव्यू की प्रक्रिया के मार्क्स का वेट दी जाती है। आपके हाई स्कूल और 12th और BA के जो मार्क्स हैं उनकी भी वेटेज है। हर IIM का वो अलग अलग है, और ग्रेजुएशन के मार्क्स को देते हैं। कुछ लोग हाई स्कूल, 12वीं, ग्रेजुएशन तीनों के मार्क्स को वेटेज देते हैं। तो आपके जो परसेंटेज मार्क्स हैं उनकी भी वेटेज होती है जी। इसके अलावा अगर जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास तो उसकी भी वेटेज होती है। और ये सारे पैरामीटर, जैसा मैंने बोला कि हमारी वेबसाइट पर एडमिशन प्रोसेस के अंदर में उस साल होने वाली जो अगले साल की प्रक्रिया है उसके पिछले वर्ष के सितंबर में ही या अक्टूबर के महीने तक प्रकाशित हो जाती है। तो उन मापदंडों के आधार पर रिजल्ट बनाया जाता है और उसी रिजल्ट के आधार पर कॉल दी जाती है, एडमिशन की कॉल दी जाती है। तो हमारी प्रक्रिया, इसलिए मैंने बोला कि सितंबर के महीने में फॉर्म भरना से लेकर ऑफर लेटर मई या इस साल तो और भी लेट मिले, इसलिए मैं यहाँ के छात्रों को भी प्रेरित करना चाहूंगा कि जो जॉब में भी यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में, जो क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों को कुछ ज्यादा वेटेज मिलती है, थोड़े नंबर मिलते हैं उस बात के कि कहाँ किस तरह कितने सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास। लेकिन उसके अलावा जो युवा छात्र हैं जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं वो कैट की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसकी तैयारी एक साल पहले से शुरू करनी पड़ती है। दोस्तों, भरत भास्कर साहब से की जा रही इस बातचीत को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम के इस पड़ाव पर आइए सुनते हैं एक गीत। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, हो मिलने का मौसम आ गया। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, हो मिलने का मौसम आ गया। बाहों में बाहें डाल के खिलने का मौसम, ओ खिलने का मौसम आ गया। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, हो मिलने का मौसम आ गया।
पापा जानू। रोको न तुम मुझे, जरा सुनो तो। इस प्यार से तेरा हाथ लगा, लहरा गए गेसू मेरे। इस प्यार से तेरा हाथ लगा, लहरा गए गेसू मेरे। अरे कुछ भी नजर आता ही नहीं, मस्ती में मुझे तुझसे परे। कांधे पे मेरी जुल्फ के ढलने का मौसम, हो ढलने का मौसम आ गया। बाहों में बाहें डाल के खिलने का मौसम, ओ खिलने का मौसम आ गया। तुम मिल भी गए फिर भी दिल को क्या जाने कैसी आस है। तुम मिल भी गए फिर भी दिल को क्या जाने कैसी आस है। तुम पास हो फिर भी होठों में जाने कैसी प्यास है। होठों की ठंडी आग में जलने का मौसम है, जलने का मौसम आ गया। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, हम मिलने का मौसम आ गया। दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के डायरेक्टर भरत भास्कर साहब। और इस चर्चा को आगे जारी रखते हुए भास्कर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि प्रवेश परीक्षा में सफलता पाने के लिए जो अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी हैं, उन्हें किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है? देखिए, आज विषय बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो जब एक समय था मैं कहता कि आपकी नेटिव इंटेलिजेंस हम टेस्ट करते हैं, लेकिन आजकल इतने कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आईआईएम में कुल मिलाकर सारे आईआईएम में मेरे अनुसार 7-8 हजार सीट से ज्यादा नहीं है आज के समय पर। जी जी। और अगर उतनी सीटों के लिए आपको compete करना है और एडमिशन की प्रक्रिया में एडमिशन का टेस्ट देने वाले कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग होते हैं, तो आप सिलेक्शन का अनुपात ही देख लीजिए। तो कंपटीशन इतना कठिन होने के कारण तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, और उसके लिए जैसा मैंने पहले बताया कि एप्टीट्यूड टेस्ट ही है, तो आपको अपनी वर्बल स्किल्स को और लैंग्वेज रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लैंग्वेज रीजनिंग का मतलब होता है कि एक आपके पास आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, भाषाई आर्ग्यूमेंट है, लेकिन उससे आप सही कंक्लूजन निकाल सकते हैं या नहीं। और दूसरा डेटा, वो एनालिटिकल या डेटा रीजनिंग है कि आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं,
उसके आधार पर कुछ तथ्य, तो उन दिए हुए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दिया गया है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही निष्कर्ष है जो इस डेटा के आधार पर निकलता है। तो जैसा कि मैनेजर की जीवन में इन चीजों की आवश्यकता होती है और आगे हम इसी चीज को बढ़ाकर ले जाते हैं कि आप डिसीजन जब मेकिंग निर्णायक क्षमता बनाएंगे तो निर्णायक क्षमता आपकी लैंग्वेज रीजनिंग और डेटा रीजनिंग के आधार पर होगी। तो हम इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बीएससी किया है, बीए किया है, हमारे लिए आवश्यक नहीं है, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के। आवश्यक है कि आपके अंदर वो रीजनिंग करने की क्षमता है। दूसरा, लैंग्वेज स्किल्स को भी हम टेस्ट करते हैं इस एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा, क्योंकि एक अच्छे मैनेजर को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना जरूरी होता है। और अच्छा कम्युनिकेटर हम बनाने की कोशिश तो अपने कोर्स वर्क में करते हैं कुछ हद तक, लेकिन बेसिक्स तो हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि कोर्स में सिर्फ अपने पास 6 टर्म होते हैं, उसमें हम 2 टर्म में कोशिश करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन की क्षमता को उभारें या निखारें। अगर आपके पास लैंग्वेज की क्षमता है तो कम्युनिकेशन की क्षमता को निखारने का काम हम यहाँ पर करते हैं। इसलिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट में ये भी देखते हैं कि आपके पास वो लैंग्वेज की क्षमता कहाँ पर तक है। और ये इम्पोर्टेंट है, जैसा कि फिलोसॉफिकली भी कहा जाता है कि अगर आपके पास वोकेबुलरी सिर्फ 100 शब्दों की है तो आपकी सोच भी 100 शब्दों तक ही सीमित होगी। अगर आपकी वोकेबुलरी 500 शब्दों की है तो आपकी सोच काफी उससे ज्यादा बड़ी होगी। जितनी आपकी वर्बल क्षमता होगी उतनी बड़ी सोचने की और दूर तक सोचने की आपकी क्षमता होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि हम आपके इन चीजों को भी टेस्ट करते हैं। आजकल जैसा मैंने बोला कि एक कोचिंग एक अलग जरिया बन गया है, तो मैं ये नहीं किसी का नाम लेना चाहूंगा, लेकिन तमाम तरह के संस्थान हैं, तमाम अध्यापक हैं जो इन क्षमताओं को निखारते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। इसकी जानकारी अपने विद्यालय से ही जानकारी लेनी पड़ेगी कि कौन से अच्छी जगहें हैं जहां पर इन क्षमताओं को उभारा जा सकता है। श्रोताओं, भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के डायरेक्टर भरत भास्कर साहब से हमारी ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम के इस मोड़ पर आइए सुनते हैं ये गीत। मगर जी नहीं
श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं भरत भास्कर साहब, जो कि भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के डायरेक्टर हैं। जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान में जब हम एडमिशन ले लेते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि विषयों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है और टॉप प्रायोरिटी किस विषय को लेकर होती है छात्रों की। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि या लोगों से आमतौर पर सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि एक बहुत ही अच्छी संस्था से किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर में हो। कई बार हम ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर काम करना पड़ता है, उसका स्वरूप क्या होता है। मैनेजमेंट सुनने में बहुत अच्छा शब्द है, प्रबंधन, लेकिन किस प्रकार का काम उसे करना पड़ता है? देखिए, पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि विषयों का चयन और दूसरा है आपका प्लेसमेंट का विषय। जी। तो विषयों का चयन जहां तक है तो हमारा प्रोग्राम में जो 2 वर्षों का प्रोग्राम है या 6 ट्राइमेस्टर्स का प्रोग्राम होता है जी, तो पहले 3 ट्राइमेस्टर जो हम फर्स्ट ईयर में करते हैं वो हम ऑलरेडी फाउंडेशन बिल्डिंग ट्राइमेस्टर्स कहते हैं उनको। उसमें आपके विषय फिक्स हैं, आपके पास चॉइस नहीं है। हम आपके लिए उन विषयों को रखते हैं क्योंकि हर मैनेजर को, चाहे जो भी उसकी एक्सपर्टीज फील्ड में जाना चाहे, एक कॉमन आधार होना जरूरी होता है। तो फर्स्ट टर्म में तो वो चॉइस नहीं होती, लेकिन जो सेकेंड ईयर के 3 ट्राइमेस्टर्स हैं वो आपके विषयों के चयन के आधार पर होते हैं। विषयों का चयन छात्रों में 2 तरह से होता है। एक तो होता है कि मार्केट कहाँ जा रही है जी। कभी आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर जब बहुत अच्छा कर रहा होता है तो आप देखेंगे कि जॉब की, उसका मतलब है कि जॉब की पॉसिबिलिटी भी वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। विषयों का चयन उन सालों में अब हमेशा उन विषयों की तरफ छात्रों का रुझान बढ़ जाता है। दूसरा है कि अगर मार्केटिंग के क्षेत्र में जो उसको हम बोलते हैं एवरग्रीन क्षेत्र, तो एक तरह के लोग, एक क्लास ऑफ पीपल जो है वो हमेशा मार्केटिंग की तरफ आकर्षित होंगे। अन्य विषयों की तरफ जाने वाले लोगों का ज्यादातर रुझान मार्केट के ट्रेंड के आधार पर होता है। दूसरा है कि जहां तक ये विषयों का रुझान था, दूसरा उनका जो आधार होता है कई बार आपके टीचर्स के ऊपर होता है कि आपके अध्यापक किस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आकर्षित करने में उनको समर्थ हैं। कई बार होता है कि टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है, ज्ञान उसको कितना है, और उसके अतिरिक्त तो उसके साथ उनकी एस्पायरेशन और कनेक्शन कितना अच्छा होता है। तो बहुत बार छात्र इससे भी प्रभावित होते हैं और कुछ छात्र उससे ही प्रभावित होकर कहते हैं कि मुझे तो इस क्षेत्र में ही काम करना है, सबसे अच्छे टीचर या मैं इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, मैं इनके सब्जेक्ट तो सबके सब लूंगा। तो वो दोनों होते हैं, लेकिन मार्केट एक बहुत बड़ी ड्राइवर होती है कि किस तरफ बाजार का दिशा जा रहा है या जॉब मार्केट का दिशा जा रहा है, उसके ऊपर होता है।
दूसरा था आपका कि प्लेसमेंट का जो आधार है और किस तरह के जॉब करते हैं जी। तो प्लेसमेंट की जहां तक हमारी एक सक्सेस स्टोरी रही है, एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है कि मैं पिछले 3 वर्षों में जब से यहाँ पर हूँ तो बता सकता हूँ कि एवरेज सैलरी इस IIM में 2017 में हमारी जो ग्रेजुएट हुए 12.5 लाख थी। 2018 में एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ, हायर सैलरी तो 25 लाख 30 लाख पे होती है और बहुत लोगों की सैलरी 18 लाख 20 लाख के आसपास होती है जी। लेकिन मैं हर स्तर की बात पर पूरे क्लास का एवरेज जो है वो कहाँ पर होता है, और वो 13 लाख पहुंची थी 18 में। 19 में हमने उसको करीब 14 लाख पहुंचाया और इस वर्ष हमारा एवरेज जो 2020 में मार्च में ग्रेजुएट होकर गए हैं 15 लाख पहुंच चुका है। तो एवरेज सैलरी हम 15 लाख है और इस साल तो हमारी हाईएस्ट सैलरी भी 45 है, 46 लाख रही। ऑफ कोर्स वो कुछ छात्र थे जिन्होंने, मैं उसमें इंस्टीट्यूट का भी योगदान है लेकिन साथ साथ छात्र की अपनी प्रतिभा का भी योगदान बहुत हद तक होता है कि उसने उसको कितना ग्रहण किया और कितना अपने आप को डेवलप करने में समर्थ रहा। जिस तरह के जॉब होते हैं तो एक दूसरा विषय है कि ज्यादातर छात्रों को मैं बोलूंगा 100% करीब छात्रों को यहाँ से प्लेसमेंट मिल जाता है और हमारा प्लेसमेंट प्रोसेस भी नॉर्मली दिसंबर के महीने से ही शुरू हो जाता है। जैसे कई सीनियर IIM में तो वो 1 सप्ताह का प्रोसेस होता है और एक साथ होता है, हम इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस करते हैं कि दिसंबर के माह से लेकर मार्च के माह तक लगातार प्लेसमेंट होते रहें। दूसरा विषय जो था कि आप किस तरह के जॉब करते हैं, मैनेजमेंट के नाम पर लोगों के मन में कई बार ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं कि मैनेजमेंट का मतलब है कि वो किसी कुर्सी पर बैठकर 200 या 300 या 100 लोगों को मैनेज करना। आज प्रबंधन की अवधारणा बदल गई है, स्पेशली सर्विस सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर सर्विस सेक्टर है। तो जो फाइनेंस सेक्टर में जाते हैं या मार्केटिंग में भी जाते हैं, इनिशियल स्टेज पे वो एनालिस्ट का जॉब करते हैं। इसका मतलब वो उनका जरूरी नहीं कि किसी को भी कोई भी उनको रिपोर्ट करता हो, वो खुद फाइनेंशियल डेटा की एनालिसिस करके अपने सीनियर मैनेजर्स को सपोर्ट करते हैं कि अगर वो स्टॉक मार्केट की फील्ड में है तो स्टॉक मार्केट किस तरफ ट्रेंड जा रही है, उनकी टेक्निकल एनालिसिस होती है, फाइनेंशियल एनालिसिस होती है कि इसके आधार पर कौन से शेयर बाजार में अच्छा करेंगे, दूसरे आधार पर कौन से शेयर बाजार में अच्छा करेंगे। बैंकिंग इंडस्ट्री में गए तो बैंक के प्रोडक्ट्स डिजाइन करने हैं। अब ये मैनेजर जरूरी नहीं कि वो फ्रंट लाइन के मैनेजर्स होते हैं, ये बैक एंड में जाकर बेसिकली बैंक के नए प्रोडक्ट डिजाइन और उसकी क्या वायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट और कितना रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है, इन सब की एनालिसिस करके प्रोडक्ट की मजबूती को देखकर नया प्रोडक्ट अपने सीनियर मैनेजर्स के साथ मिलकर उनकी मदद करके पेश करते हैं। तो आप देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट में, बैंकिंग इंडस्ट्री में नए तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। उन नए प्रोडक्ट्स को उत्पन्न करने में तो एक तरह से बोला जाए कि ये फाइनेंशियल वर्कर्स से काम शुरू करके फिर वो जो हाई फ्लाइंग मैनेजर जो आपको दिखते हैं, जो आप मैनेजर समझते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। जी, अब आपसे अंत में हम ये जानना चाहेंगे सर कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में इस प्रकार की प्रबंधकीय संस्थान का क्या योगदान है? देखिए, प्रबंधकीय संस्थान का और प्रबंधन का सबसे बड़ा जो गुण है या जो उसकी क्राइटेरिया है कि आप लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स को या जो भी आपके संसाधन है उनकी सीमा है, और किसी भी स्टेज में, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, उन सीमित संसाधन का सदुपयोग करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। जी, काम तो हम सब कर लेते हैं। जब मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं होती थी तो भी तो इंडस्ट्री चलती थी, लोग अपने आप सीखते थे। लेकिन आज हमारे मैनेजमेंट की प्रतिभा, उन यंग प्रतिभा, वो एक्सपीरियंस वाला फेज पर काम कर सकती है कि सीमित संसाधनों का सदुपयोग करके मैक्सिमम थ्रूपुट कैसे दिया जा सके। इकोनॉमी का भी आधार यही होता है कि संसाधन देश के पास लिमिटेड होंगे, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होंगी, लेकिन उन लिमिटेड संसाधनों से देश की इकोनॉमी का आधार को कैसे बढ़ाया जा सके, ये मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और आज का युवा उस मैनेजमेंट एजुकेशन को ग्रहण करके आगे स्तर पर बढ़ता है। और आप देखेंगे बहुत सारे जो आज डिजिटल एज में होने वाले क्रांतियां हैं या नए तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वो ये प्रबंधन क्षेत्र के युवा लेकर आ रहे हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र के युवा भी लाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के क्षेत्र के युवा टेक्नोलॉजी पार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसको मार्केट तक कैसे ले जाना है, उसके लिए फाइनेंस कैसे जनरेट करना है,
जहां पर उनकी सीमाएं होती हैं। जी। तो उसके साथ ज्यादातर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां जो बहुत सक्सेसफुल कंपनियां इस देश की बनी हैं आज डिजिटल युग में, उनमें देखेंगे कि एक इंजीनियरिंग और IIM मैनेजमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन साथ साथ काम करता है। तो ये प्रबंधन संस्थान के लोग या प्रबंधन संस्थान से आने वाले लोग एक तरह का बहुत बड़ा योगदान इस देश की इकोनॉमी में कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, आपके द्वारा जानने को मिली। उम्मीद करते हैं युवा साथियों को ये बातचीत बहुत अच्छी लगेगी। आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका कि मुझे आपने मौका दिया कि मैं युवाओं के साथ जुड़कर अपनी बात को और इस संस्थान की द्वारा दिए जाने वाले योगदान को उनके साथ सम्मिलित करके उनको प्रेरित कर सकूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड CEO एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, सीखते रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं या पुलिस ऑफिसर्स या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी को पंकज मेश्राम का नमस्कार।